सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तद्दिया, मैं हूं लीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह समी इब्राहिम साहब, एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब, हमारे सीनियर रिपोर्टर सदीक जान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ एक्सक्लूसिव स्टोरी में हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ एवान साहब जो कि मेजर जनरल रिटायर्ड हैं और एक एक्सक्लूसिव स्टोरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब, आज के इस प्रोग्राम में पोलिटिकल स्टोरीज को डिस्कस करेंगे। ओवर टू यू। जी जी बिल्कुल, पॉलिटिक्स भी है। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ आज, वो ओपन बैलेटिंग के हवाले से सेनेट के लिए, वो सदीक जान साहब हमें बताएंगे। इसके अलावा एहतसाब अदालत में चेयरमैन पैमरा आज फिर पेश नहीं हुए और उन पर फिर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। भी एक ऐसा अजीब बात है, 1.5 साल हो गया और वो उसको लटका रहे हैं। वो उसकी तफसील भी आपको देंगे सारी। दूसरा जो पॉलिटिक्स है वो कशमाला तारिक साहिबा का जो एक्सीडेंट है। अब वो जो बच्चा जो बचा है वो कह रहा है कि मैंने खुद देखा है कि कशमाला तारिक साहिबा का बेटा गाड़ी चला रहा था। कशमाला तारिक साहिबा सहाफ़ियों को बुरा भला कह रही हैं, मीडिया को बुरा भला कह रही हैं। और देखें, मैं कुछ नहीं कहता, ये अदालती मामलात हैं, लेकिन 50,000 रुपये मुचलके पर ज़मानत ले ली गई है। और तारीख़ भी 16 फरवरी। मैं एक वकील से बात कर रहा था तो उसने कहा कि हाँ बस खासा टाइम है, अब उन दिनों तक शायद मैनेज कर लेंगे। जो लवाहिकीन हैं उनको को पैसे वैसे दे के, जो ये बड़े लोग करते हैं यहाँ पे। बहरहाल इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो बड़ी स्टोरी है, जो इंडिया से आ रही है स्टोरी, इंडिया के डिफेंस बजट के हवाले से। और एक सिर्फ 2 फिगर दूंगा फिर, क्योंकि मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज़ अवान साहब हमारे साथ हैं, उनसे इस पर बात करेंगे। देखिए, तकरीबन 49.6 बिलियन डॉलर्स का ये बजट है। 3% उन्होंने इंक्रीज़ की है और इसमें 18.48 अरब डॉलर जो हैं वो वेपन्स प्रोक्योरमेंट के लिए हैं, नए हथियार ख़रीदने के लिए हैं। इंडिया ये सब कुछ कर रहा है। और आपको ये याद होगा कि जब पिछला बजट हमारा था तो जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान की फ़ौज ने अपने इस बजट को सीज़ कर दिया था पाकिस्तान के हालात को देखते हुए, और ये कहा था कि कोई बात नहीं, अगर हमारे पास वसाइल नहीं भी हैं तो भी ये फ़ौज उन जवानों पर मुश्तमिल है, इसमें वो बच्चे हैं हमारे जो अपनी जानों का नजराना दे के इस मुल्क की हिफाजत करेंगे। और दूसरी तरफ इंडिया। तो मैं जनरल एजाज़ अवान साहब की तरफ आता हूँ। अवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और ये जो तफसीलात हैं जिसमें उन्होंने बताया जा रहा है कि राफेल जहाज़ और फिर वो जो S-400 मिज़ाइल जो उनका वो डिफेंस सिस्टम है वो, और पता नहीं ये क्या कुछ भारत ख़रीदना चाह रहा है। तो ये एक ऐसी दौड़ शुरू कर रहा है ख़ित्ते में। हम तो अपना बजट इजाफा नहीं कर रहे हैं, हमारी फ़ौज तो बिल्कुल जो भी उसका बजट है, जैसे भी उसके हालात हैं, पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं तो इसको कहीं ना कहीं तो मैच करना पड़ेगा, वसाइल तो देने पड़ेंगे हमें अपनी फ़ौज को। एजाज़ अवान साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे हो जाए रब्ता। मैं जब तक थोड़ा आपको और बता देता हूँ, इसमें नेवी के लिए अलहदा उन्होंने पैसे रखे हैं, एयरफोर्स के लिए 7 यानी तकरीबन 7.25 अरब उनको वो रखे जाएंगे। नेवी के लिए तकरीबन 4.5 अरब रखे जाएंगे। इंडियन आर्मी की ख़रीदारी के लिए भी 5 जो हैं इसमें रखे जा रहे हैं। और जो प्रोक्योरमेंट है, पिछले 15 सालों में सबसे ज़्यादा यानी 16% उन्होंने इजाफा किया है जो नए हथियार खरीदने हैं। अब ये किसके लिए खरीदने हैं? ये हमारे लिए खरीदने हैं ना, और किसके लिए खरीदने हैं? चाइना ने तो जो दुर्गत बनाई है इनकी लद्दाख में, उनकी तरफ तो देखते नहीं है। और जो हमने अभिनंदन को जैसे पकड़ा और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जिस बहादुरी से इनको जवाब दिया और पहले टारगेट इनके लॉक करके इनको ये मैसेज दिया कि पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है अपनी हिफाजत के लिए, तो ये 16% इन्होंने इजाफा किया है। एजाज़ अवान साहब से मेरा ख्याल है रब्ता हमारा बहाल हो गया। जी अवान साहब, अगर आप मेरा सवाल सुन पाए थे, नहीं तो मैं दोबारा उसको वो कह देता हूँ। जी, मैंने आपका सवाल सुन लिया था। मेरी आवाज क्लियर आ रही है अभी? जी जी बिल्कुल क्लियर है अवान साहब, बिल्कुल हम सब सुन रहे हैं। ओके,
देखिए, ये जो आपने एक एप्रीहेंशन जिसका इजहार किया है कि खित्ते में एक आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी, यकीनन वो रेस एक अनफॉर्चुनेटली इस खित्ते का मुकद्दर बन गई है दो वजूहात से। एक ये कि हिंदुस्तान को एज अ प्रॉक्सी अमेरिका इस्तेमाल करना चाहता है चीन के खिलाफ, और हिंदुस्तान चीन का किसी भी एतबार से मैच नहीं है। वेपन सिस्टम्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, टेक्नोलॉजी हो, वॉर की एयरप्लेन्स हो, मिसाइल्स हो या इकानमी हो, तो वो किसी से मुकाबला नहीं है चाइना का। इसलिए उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, और उस इस्तेमाल की वजह से उनकी जो दिफाई सलाहियत है, उनकी जो ऑफेंसिव सलाहियत है, उसमें बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट आएगी, और यकीनन अमेरिकन और इजरायली इक्विपमेंट की बहुत बड़ी मार्केट बनने जा रहा है हिंदुस्तान। अब वो अपने वसाइल से खरीदता है या उसको इमदाद में मिलते हैं, हम भी नजर रखेंगे, आप भी देखेंगे। अभी जो S-400 मिसाइल सिस्टम रशियन वो इंडक्ट कर रहे हैं, उससे हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी और हमारी एयरफोर्स पर असरात पड़ेंगे, क्योंकि हमारे एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करते ही अगर सेंटर से देखें पाकिस्तान का जो नक्शा है, तो हमारी कुल गहराई 460 किलोमीटर है। हमारा जो कमर से पाकिस्तान का फैलाव है, जबकि हिंदुस्तान 3850 किलोमीटर गहरा, उनकी डेप्थ बहुत ज्यादा है। तो उनके जो मिसाइल सिस्टम वो अभी खरीद रहे हैं, इनके जो 4 लेयर्ड रेडार सिस्टम है, जो लोएस्ट जिसे आप मैप ऑफ द अर्थ कहें, वहां से लेकर हाई ऑल्टीट्यूड तक जो उनकी सलाहियत बढ़ गई है, इससे हमारे मिसाइल्स के लिए और एयरफोर्स के लिए बड़े सीरियस चैलेंजेस आने वाले हैं। फिर वो इसको जब बैक करेंगे राफेल एयरक्राफ्ट से, जब वो तमाम इंडक्ट हो जाते हैं और ऑपरेशनलाइज हो जाते हैं, तो यकीनन खित्ते में जो फोर्स बैलेंस है जो इस वक्त है, उस वक्त वो हिंदुस्तान की तरफ टिल्ट होना शुरू हो जाए। मुझे लगता है कि कॉल फिर एजाज अवान साहब की ड्रॉप हुई है। बड़ी वो इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से भारत अपने डिफेंस बजट में इजाफा कर रहा है, नए नए हथियार ख़रीद रहा है, जो राफेल प्लेन्स की बात हो रही है, जो उनके S-400 रशियन जो मिज़ाइल सिस्टम है उसकी जो बात हो रही है, उसकी वजह से जब वो सब चीज़ें इंडक्ट हो जाएंगी, तो फिर अगर पाकिस्तान ने इस फील्ड में हमने कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं की, और अगर हमें भी मुकाबले में जिस तरह कहा जा रहा है कि चाइना के जो J-20 स्टेल्थ प्लेन्स हैं उनको हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो हमें नहीं मिलेंगे तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे लगता है एजाज अवान साहब हमारे साथ हैं। जी अवान साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। माफ़ी चाहता हूँ, कॉल ड्रॉप हो गई थी। आई डोंट नो आपके सिस्टम में क्या और मेरी बात कहाँ पे ड्रॉप हुई, मुझे अभी ये सुनाई आप बिल्कुल आप यहाँ पर थे कि जो टिल्ट है वो फिर भारत की तरफ चला जाएगा जब ये सब इंडक्शंस हो जाएंगी, यहाँ पर थे आप। जी जी, ओके। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि अब स्मॉल आर्म्स की इंडक्शन वो इजराइल से हो रही है। मिसाइल सिस्टम उन्होंने जो एंटी मिसाइल सिस्टम और खरीदा है वो रशिया का है, और अब वो एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहे हैं वो फ्रेंच हैं। इसी तरह अमेरिका F-35 की बात उनसे कर रहा है, वो अगर डील थ्रू हो जाती है तो यकीनन हिंदुस्तान के दिफाई निजाम मिसाइल्स का और एयरफोर्स हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। अगर से F-16 हमारे पास हैं और JF-17 ब्लॉक टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम मॉडर्न तरीन एयरक्राफ्ट JF-17 बना रहे हैं, लेकिन यकीनन उस वक्त हमारे चैलेंजेस बहुत बढ़ चुके होंगे। तो हमें देखना ये है कि उन मिसाइल्स की जो दिफाई मिसाइल सिस्टम लगा रहे हैं वो उसको पेनिट्रेट करने के लिए फिर हमें चाइना की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी टेक्नोलॉजी एक्वायर कर चुके हैं। उनके जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनको ये S-400 इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। वो जो 4 से 5 गुना स्पीड से वो फ्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही फास्ट है। तो लेकिन उन टेक्नोलॉजीज को एक्वायर करने की कीमत तो हमें अदा करनी पड़ेगी। तो एक जो असलहे की रेस है, जो आर्म्स रेस है, वो इस खित्ते का अनफॉर्चुनेटली मुकद्दर बन चुकी है। आने वाले दिनों में उसमें जूं इजाफा होगा। जनरल एजाज अवान साहब, बड़ा थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल जो कूजे में समंदर को बंद कर दिया है, जो आपने गुफ्तगू की है।
इंशाल्लाह जल्द ही पूरी एक नशिस्त आपके साथ करेंगे और आपको जहमत देंगे। लेकिन ये जो आपने जो भी इस वक्त सूरत हाल है, जिस तरीके से भारत ये सब कुछ कर रहा है पाकिस्तान को दबाने के लिए, उस पर प्रेशर डालने के लिए, लेकिन इन सारे सिचुएशन में जनरल कमर जावेद बाजवा का कल जो बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया को डिग्निफाइड अंदाज में मसला कश्मीर का हल करना ढूंढना चाहिए और इस बात को, अमन की ख्वाहिश को पाकिस्तान की कमज़ोरी ना समझा जाए। हमने फरवरी में भी मुजाहरा किया था, बताया था कि पाकिस्तान किस तरीके से अपना दिफा कर सकता है और आइंदा भी अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो उसको इसी तरह जवाब दिया जाएगा। डेफिनेटली पाकिस्तान की फ़ौज भी तैयार है, हाई अलर्ट पर है, लेकिन एक जो बड़ी बात आएगी आने वाले दिनों में, अगर इसी तरह भारत असला हासिल करता रहा तो जो फ्रीज़ है हमारे डिफेंस बजट पर उसको हटाना होगा। ये जो मुल्क हमने हासिल किया है, फिर इसको बचाने के लिए आपको अपने डिफेंस बजट में इजाफा करना होगा। ये वक्त की ज़रूरत बन जाएगी, क्योंकि इसके बगैर जो ताकत का तवाज़न है, जो ये रवायती हथियार हैं, वो तवाज़ुन फिर भारत की तरफ टिल्ट कर जाएगा अगर हमने उस हवाले से वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं किया जो हमें करना पड़ेगा। बहरहाल ये इम्पॉर्टेंट ये एक चीज़ थी जिस पर हम डिस्कशन करना चाह रहे थे। अब आ जाते हैं ज़रा पाकिस्तान की सियासत पर। चीज़ें तो बहुत हैं, लेकिन सबसे पहले जो एक कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में जो पैसा है जो इलेक्शन में लगता है और उस पैसे की बुनियाद पर वो लोग जो शायद इसके अहल नहीं होते वो ऐवानों में पहुंच जाते हैं, उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक रेफरेंस है और कौमी असम्बली में भी तहरीक इंसाफ ने, अगरचे उनके पास मतलूबा तादाद नहीं है, लेकिन एक आइनी जो तरमीम है उसको पेश किया है जिसे हम 26वीं आइनी तरमीम कहते हैं। सदीक जान क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमेशा ही मौजूद रहते हैं तो आज भी मौजूद थे, उनसे पूछते हैं कि माहौल क्या अदालत का, सवालात क्या हैं और क्या आज हुई कार्रवाई और वो क्या देखते हैं कि किस तरफ जाएंगे। जी सदीक जान। देखें समी साहब, आज भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने कहा कि जब आप ये मामला पार्लियामेंट के सामने रखेंगे तो क्यों पार्लियामेंट में अरकान असम्बली क्यों इस तरमीम का या इस कानून साजी का क्यों साथ नहीं देंगे। अगर वो साथ नहीं देंगे तो इसका मतलब यही है कि वो चाहते हैं कि इसी तरह से सिस्टम चलता रहे। और उसका सिस्टम क्या चल रहा है? सिस्टम ये चल रहा है, पैसा चल रहा है, पैसे की बलबूते पर वोट खरीदे जाते हैं और सेनेटर मुंतखब करवाए जाते हैं। और उसके बाद इजाज़ुल एहसान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि मुझे पहले दिन से इस बात की समझ नहीं आ रही, जब कानून में ये गुंजाइश मौजूद नहीं है कि कोई रुकने असम्बली अगर अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ भी वोट डालता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, यानी वो नाअहल नहीं हो सकता, उसके खिलाफ कोई रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर नहीं हो सकता। तो फिर क्यों जो है वो घबराता है कोई रुकने असम्बली? अगर उसने वोट देना है वो ओपनली दे, और अगर ओपन बैलेटिंग हो भी जाती है तो पूछा क्या अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद खान साहब से कि अगर ओपन बैलेटिंग होती है और उसमें भी वो मुखालिफ पार्टी के उम्मीदवार को वोट डाल देता है तो उसके लिए कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? कोई कानून तो मौजूद नहीं है, कोई कार्रवाई तो उसके खिलाफ नहीं हो सकती। तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ये कहते हैं कि हम भी ये चाहते हैं कि वो ओपनली वोट दे, पता चले उसने किसको वोट दिया, ताकि आवाम को भी नजर आए कि उसने किसको वोट दिया है। उसकी वजह यह है कि वो जो रुकने असम्बली है वो पार्टी के टिकट पर मुंतखब हुआ है, उसको पार्टी का वोट डला है, अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो पार्टी पॉलिसी को फॉलो करे और पार्टी जिसको टिकट दे उसको वोट डाले। अगर वो नहीं डालता तो फिर कम अज़ कम उसका एहतसाब तो हो सकेगा। दूसरा, उमर बंदियाल साहब का ये कहना था कि जब कानून में गुंजाइश ऐसी नहीं है कि वो किसी मुखालिफ को भी वोट डालता है तो उसके कंसिक्वेंसेस कोई नहीं है, तो फिर तो ये महज एक दिखावा होगा अगर ये सारा कुछ हो भी जाता है। लेकिन अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान कहते हैं कि 5 साल बाद जो है वो, उन्होंने पहले कहा ना कि उसका एहतसाब फिर किया जाएगा, तो फिर उन्होंने कहा कि एहतसाब उसका कैसे होगा जब कानून में गुंजाइश नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बैलेट के जरिए एहतसाब होता है, और उस पर फिर उमर बंदियाल साहब ने कहा फिर आप चाहते हैं कि 5 साल बाद उसका एहतसाब होगा। लेकिन अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का यही पॉइंट था, वो कहते हैं कि हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे। सदर आपसे ये राय चाहते हैं कि हम कानून साजी कर सकते हैं या आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इस जो छांगा मांगा हुआ करता था, जो खरीदो फरोख्त होती थी और अब भी है। और साथ ही अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ये भी कहते हैं कि जब आइन में ये सारी चीज़ें दर्ज की गई थी उस वक्त उनको नहीं पता था कि आगे चलकर क्या कुछ ऐसा होगा, पैसे लेकर वोट फरोख्त किए जाएंगे। अगर उस वक्त ये चीज़ें उस वक्त आइन साज जो थे उनके जहन में होती तो वो ज़रूर ये चीज़ें डाल देते। लेकिन वहाँ पर उम्र वाकई आइन साइज इतने हमारे मासूम थे या बच्चे कुच्चे थे सदीक जहां? देखें समी साहब, शायद ये उस वक्त की बात हो रही है जब 1973 का आइन बना, उस वक्त शायद इतना ज़्यादा बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं बाद में भी, वो 18वीं तरमीम मर्जी से आइन को मरोड़ा गया, रखा गया, ऐसी इसमें तरामीम की गई कि, और हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं पिछली 2 दहाइयों से
इसमें तो कोई शक नहीं कि 70s में पॉलिटिक्स उसमें असूल की बुनियाद पर थी, दुनिया भी डिवाइडेड थी असूल की बुनियाद पर। कोल्ड वॉर था, एक तरफ कैपिटलिज्म था, दूसरी तरफ सोशलिज्म था, कम्युनिज्म था। लेकिन बाद में 80 की दहाई के बाद तो ये हुआ कि इस दुनिया में ये तो यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया था, सारा ही कैपिटलिज्म था। पैसा आया बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की सियासत में, छांगा मांगा हुआ, तो पैसे तो चलते रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जो लेजिस्लेचर है, जब इन्होंने सब ये किया तो इनको ये एहसास ना हो कि इसमें पैसे चलेंगे? देखिए, आज यही बात हुई, 18वीं तरमीम की बात हुई कि 18वीं तरमीम में दर्जनों आइन की जो शिकायतें उनमें तब्दीली की गई, तो इसमें भी तब्दीली कर देते। इसमें भी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान कहते हैं यही तो हमारा एतराज़ है कि उस वक्त ये चीज़ होनी चाहिए थी। और साथ ही अब जैसा कि आपने बताया भी से कि हुकूमत ने पार्लियामेंट में भी, कौमी असम्बली में भी तरमीम। अच्छा, मैं आता हूँ इस पर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोकता हूँ। मैं राना ताहिर साहब से इस पर पहले ओपिनियन ले लूँ, फिर असम्बली के अंदर जो हुआ, जो सीटियाँ बजाई गई और जो हरकतें हुई, वो मैं पूरी रोयदाद आपसे सुनूंगा। राना साहब, गवर्नमेंट के पास मतलूबा नंबर नहीं है, अपोजिशन के साथ उनकी कोई गुफ्तगू नहीं है, लेकिन इसके बावजूद असम्बली में ये बिल पेश कर दिया गया आइनी तरमीम का। तो गवर्नमेंट नंबर तो है नहीं उनके पास, अपोजिशन पास भी नहीं करना चाह रही, तो फिर ये बेसिकली क्या मैसेज हुकूमत देना चाहती है? देखिए समीर साहब, गुजारिश ये है कि हुकूमत ने जो ये बिल पेश किया ना आज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनके पास मतलूबा अददी अक्सरियत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये बिल पेश किया। वो कौम को ये दिखाना चाहते हैं। आपको पता, फिर ये शोर करते हैं कि जी हमारे बंदों को खरीद लिया, पैसे चला दिए, वो कर दिया। तो हुकूमत ने कहा कि आओ भाई, इसको ओपन बैलेट के ज़रिए सामने आ जाता है सारा कुछ जो। और आज इस तरीके से जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने भी कहा कि कोई ऐसी पाबंदी तो कानून में नहीं है कि कोई बंदा अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट नहीं दे सकता, तो अगर कोई देना चाहता है तो खुलकर दे सकता है। और दूसरी बात, जो अभी सदीक जान कह रहे थे कि जो आइन बनाने वाले हैं उनके जहन में ये बात नहीं थी कि ये ऐसे होगा, तो सदीक जान, ये उस वक्त भी ऐसे होता था, लेकिन ज़रा छोटे पैमाने पर होता था। उस वक्त भी जो उस वक्त की असम्बली थी, उस वक्त के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो थे, वो अपनी पार्टी को छोड़कर पीपल्स पार्टी के साथ शामिल हो गए थे। तो ये चीज़ें जो हैं, उस वक्त भी तोड़ फोड़ का जो काम था उस वक्त भी था, लेकिन वो इस तरीके से नहीं होता था जिस तरीके से मियाँ नवाज शरीफ साहब ने छांगा मांगा में एक नई सियासत में रवायत डाली, अरकान असम्बली को हब्से बेजा में भी रखने की उन्होंने रवायत डाली। वो चीज़ें उस वक्त इस तरीके से नहीं होती थी, लेकिन ये होता था। और बड़े बड़े लोग जो हैं वो ऐसे हज़ारों साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल होते थे कि दुनिया दंग रह जाती थी कि जो मुस्लिम लीग के सदर थे मियाँ मुमताज़ दलताना साहब, उनको बरतानिया में पाकिस्तान का भुट्टो साहब ने सफ़ीर बना दिया, तो वो पार्टी की सदारत छोड़कर चले गए। इसी तरीके से सरदार शौकत याद साहब थे। तो ये चीज़ें उस वक्त होती रहती थीं। लेकिन आज जो इमरान खान ने जो कौम के सामने मामला रखा है कि इलेक्शन शफाफ अंदाज में हो, जिसने देना है वोट पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई के बंदे ने वो दे, जिस नून लीग के सामने ओपन हो जाए ताकि कोई ढकी छुपी बात ना रहे। अब ये किस तरह सेनेट के चेयरमैन का जब इलेक्शन हुआ, इन्होंने कितने नारे लगाए थे कि जी हम तहकीकात कराएंगे अपने उन अरकान के खिलाफ, तो क्या कार्रवाई की पीपल्स पार्टी और नून लीग ने? एक बात तो सच्ची है इमरान खान की कि उन्होंने केपीके में उनके जो अरकान बिके थे उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की, उन्हें पार्टी से निकाला गया। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने अरकान के खिलाफ क्या किया? तो ये शफाफियत जो है, ये तो जमहूरियत की मजबूती के लिए और आज भी वज़ीर आज़म ने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट हुक्म जारी किया। उन्होंने चेयरमैन FBR पर बड़ी नाराज़गी का इजहार किया। ये जो शुगर माफिया के लोग हैं, उनके हवाले से उन्होंने कहा ये जिन्होंने टैक्स नहीं दिया और जो ये सब इन कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ FIRs दर्ज करें, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। तो जहाँ तक वज़ीर आज़म इमरान खान की कमिटमेंट है वो तो नज़र आ रही है। और जैसा आपने कहा सदीक जान, डू यू एग्री विद दिस के तहरीक इंसाफ ने जो बिल पेश किया है उसमें अपोजिशन को मौका दिया है कि वो आएँ, आकर वोट दें अपने कॉन्शियस के मुताबिक, और अगर वो समझते हैं कि वहाँ पर पैसा नहीं चलना चाहिए तो ओपन बैलेटिंग के लिए हुकूमत का साथ दें, क्योंकि ये हुकूमत का साथ देने की बात नहीं है, ये तो पैसे को जो चलाया जाता है सेनेट के इलेक्शन में उसको रोकने की बात है। और अगर अपोजिशन इसके साथ नहीं आती तो कल उनका वावेला, उनका शोर, वो तो बेमायनी हो जाएगा। तो ये मैसेज हुकूमत बिल्कुल क्लियर करना चाहती है अपनी कमिटमेंट लोगों के सामने। जी बिल्कुल। और समी साहब देखें, इन्होंने खुद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये लिखा हुआ है,
खुद इन्होंने लिखा हुआ है कि सेनेट के इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए। और आज भी जब ये बिल पेश किया गया तब भी उन्होंने कहा कि आप नहीं अपने इनपुट दें, आप अपनी तजावीज़ दें, आप अपनी राय दें, आप इस पर बात करें। वो इस पर बात ही नहीं करना चाहते और वो कहते हैं जी हम इस पर बात नहीं करेंगे, इसके खिलाफ बात करेंगे, इसके हक में वोट नहीं देंगे, इसको पास नहीं होने देंगे, ये पास नहीं होना चाहिए, ये कानून नहीं आना चाहिए, ये अच्छा एक और मैं समझ गया ये बात आपकी, आप वहाँ पर मौजूद थे, आप अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारे साथ चीज़ें शेयर कर रहे थे। बड़े आज बिलो द बेल्ट वहाँ पर इल्ज़ामात भी लगाए गए, सीटियाँ भी बजाई गईं, एक अजीब मछली बाजार का सा माहौल था। ज़रा वो बयान फरमाइएगा कि क्या हुआ, क्योंकि लोगों को ये पता चलना चाहिए कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इस वक्त वो वहाँ पर करते क्या हैं। देखें समीर साहब, बहुत सारी चीज़ें तो यकीन करें ऐसी हैं कि अगर ये हमारे सामने कैमरे ना भी होते जिनके ज़रिए बहुत से नाज़रीन हमें देख रहे होंगे, अगर ये कैमरे ना भी होते और जिस तरह हम 4 लोग बैठे हैं, हमारे दरमियान हमारी एक फ़ीमेल एंकर बैठी है, तो मैं तब भी बहुत सारी चीज़ें आपको ना बता पाता, ये कैमरा ना भी होता तो। अब तो वैसे भी ये कैमरा है कि जो वहाँ पे जिस तरह की आवाज़ें निकाली जाती हैं, जिस तरह के वहाँ पर इशारे किए जाते हैं, बाकायदा 2 अरकान असम्बली सीटियाँ लेकर आए हुए थे, सीटियाँ बजा रहे थे। फिर जिस तरह से आज ये हुआ कि आगा रफ़ीउल्लाह साहब और इकबाल आफरीदी साहब वो आमने सामने थे, हाथापाई जो है वो तो आगा रफ़ीउल्लाह तो हाथापाई के लिए तैयार थे और वो बार बार पश्तो में जो है वो कह रहे थे, उनको चैलेंज दे रहे थे कि आप आएँ, लेकिन दरमियान में अरकान असम्बली आ गए। वजह यह बनी कि तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम यह था कि आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने तहरीक इंसाफ की किसी खातून रुकन असम्बली को कोई गलत इशारा किया है, लेकिन उनका ये कहना था कि नहीं, मैं तो बाबा रमान की तरफ इशारे कर रहा था कि तुम खामोश हो जाओ। वहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे अल्फाज, मिसाल के तौर पे वो बार बार कह रहे थे आगा रफ़ीउल्लाह साहब कि आप ये सेनेट इलेक्शन के मामले में हलाला करने जा रहे हैं और हम आपको ये हलाला नहीं करने देंगे। फिर उसके बाद खड़े हुए राजा परवेज़ अशरफ ने खड़े होकर कहा, उन्होंने कहा हमारे रुकन ने नहीं इशारा किया बल्कि शीरीन मज़ारी साहिबा ने गलत इशारा किया, हमारे जो मर्द एम एन ए उसकी तरफ गलत इशारा किया। तो ये वहाँ पर चीज़ें थी, वहाँ पर सीटियाँ आवाज़ें कसी जा रही हैं, वो उससे एजेंडे की जो कॉपियाँ हैं उनसे जहाज़ बना के जहाज़ उड़ाए जा रहे थे, फिर एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ के स्पीकर साहब के आके मुंह पे मारी गई, उनके ऊपर उछाली गई। तो वहाँ पर एक अजीब, और फिर हुकूमत ने भी कहा, हुकूमत ने एक ऑफ़र दी, शाह महमूद कुरैशी साहब ने खड़े होकर उन्होंने कहा कि मैं एक ऑफ़र देना चाहता हूँ अपोजिशन को, आए बैठ के मामला तय करते हैं कि हम आपको आराम से सुनेंगे, आप हमें आराम से सुनें। जब आप बात कर रहे होंगे हमारा कोई रुकन नहीं खड़ा होगा, जब हम बात कर रहे होंगे आप नहीं एहतजाज करेंगे। इस पे पोजीशन नहीं आई। बार बार स्पीकर साहब कहते रहे, इस एक पॉइंट पर आके इजलास खत्म हो गया, हंगामा आराई वहां पर जारी थी। स्पीकर उनको बार बार कह रहे थे कि आपको क्या मसला है इस बात को मानने में कि वो आपकी बात सुनेंगे, आप उनकी सुने। तो वहां पर ये सूरत हाल थी समीर साहब। वेरी बैड, वेरी बैड। चलें ठीक है, प्रोग्राम में वक्त छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, एक और मौजू की तरफ चलते हैं अलीना, जो बड़ा अहम मौजू है। कल भी सारा दिन पाकिस्तान का मीडिया उसको दिखाता रहा, लेकिन शाम में बड़ी मायूसी हुई जब वो जो बेचारे 4 बच्चे जो अल्लाह को प्यारे हुए, ना किसी ने उनके जनाजे लाइव दिखाए, ना उनके जो लवाहकीन थे उनकी कोई बात आई, और कशमाला तारक साहिबा एक हीरोइन बन के बैठी हुई प्राइम टाइम को इस्तेमाल कर रही हैं, ये कह के कि जनाब कसूर उनका भी था, कसूर हमारा भी था और मेरे ड्रैग किया जा रहा है मीडिया। और फिर उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू जो रिपोर्टरों से की है, इंतहाई शर्मनाक गुफ्तगू उन्होंने की है। उनको शर्म आनी चाहिए, मैं वो अभी गुफ्तगू बयान नहीं करूँगा, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए कि वो इस तरह की बातें कर रही हैं। मैं आपको वो जो बच्चा बच गया जो उस गाड़ी में था, उसकी मैं आपको गुफ्तगू सुनवाता हूँ, आप वो गुफ्तगू सुने और फिर आप ख़ुद ये अंदाज़ा लगाएँ। इसके अलावा वहाँ पर वाक़े के वक्त जो हुआ, जिस तरीके से वहाँ पे लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की गई, वो भी सदीक जान साहब के पास पूरी इन्फॉर्मेशन है। ज़रा पहले तो वो जो बच्चा बचा उसका आप बयान सुन लीजिए। अब मुझे बताएं बात, मैं उन मीडिया आउटलेट से पूछता हूँ जो कशमाला तारक को चला रहे हैं और चला रहे थे, और ये उसके बयान आप बग़ैर किसी तहकीक के चला रहे हैं आगे कि जनाब ये मेरा बेटा नहीं था, मैं नहीं था, और माँ के पीछे बेटा दौड़ता है आता है। एक ऐसा ड्रामा किया इन्होंने, इंतहाई अफसोसनाक है बात। ये इसका जो बयान है बच्चे का, जिसके 3 साथी इस हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए, और वो कह रहा है कि मैंने अपनी आंखों से देखा, और वहाँ पर जो सूरत हाल थी, वहाँ पर जो इनके गार्ड्स थे, ये तो अब कशमाला तो कह रही है ना कि हमारे साथ बंदा ही कोई नहीं था,
उनके गार्ड्स ने वहां पर क्या कहा? उनके गार्ड्स ने कहा कि कोई नजदीक आया तो हम भून देंगे। सदीक जान, आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, डरिए मत, खुलकर बयान कीजिए, बताइए लोगों को कि ये बड़े बड़े लोग किस तरह खून करते हैं, सड़कों पे आके डराते हैं, मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। और मैं किसी तौहीन अदालत में नहीं जाना चाहता, लेकिन फैक्ट्स बयान कर रहा हूं। 50,000 रुपए का मचलका जमानत और 16 फरवरी तक जमानत। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। ये बड़े लोग हैं, बस बड़े लोग हैं। जी सदीक जान, आपके पास सारी इत्तलात हैं, इंफॉर्मेशन है सारी। जी बिल्कुल समी साहब, ये नूरुल अमीन दानिश इस्लामाबाद के बहुत अच्छे क्राइम रिपोर्टर हैं, समा टीवी के साथ काम करते हैं। वो ये बताते हैं कि वो उस तरफ से आ रहे थे जिस तरफ से ये गाड़ियाँ पहले उनको क्रॉस करके आईं, जिसमें कशमाला तारिक का बेटा और ये सारे लोग थे। वो कहते हैं कि ये हमारे करीब से जब गुजरी तो ऐसे लगा जैसे कोई करीब से हवाई जहाज़ गुजर के जाता है, इतनी स्पीड से ये गाड़ियाँ गुजर के गईं। वो कहते हैं जैसे ही हम आगे इशारे पे पहुँचे तो जैसे ही हम पहुँचे उस वक्त ये हादसा हुआ। और हादसे के वक्त एक गाड़ी इनकी इसलिए रुक गई थी क्योंकि वो गाड़ी जो है वो लॉक हो गई, एयरबैग खुल गए और उसके बाद मजबूरन इनको रुकना पड़ा। लेकिन ये रुके और साथ ही इस पुलिस से पहले, पुलिस के आने से पहले, 1122 के आने से पहले इनके अपने मजीद लोग पहुँच गए थे और तमाम लोगों को कह दिया गया कि खबरदार अगर किसी ने आगे आने की कोशिश की तो उसको यहीं पर भून के रख देंगे। उसके बाद ये हुआ, ये रिपोर्टर नूरुल अमीन दानिश, ये सारी वीडियोज़ उनकी बनाई हुई हैं। आम वो क्योंकि रिपोर्टर थे, उन्होंने जुर्रत दिखाई, उनको एक क्रेडिट जाता है, उन्होंने ये वीडियोस बनाई, वरना आम बंदे किसी ने वीडियो नहीं बनाई ना। वो इस तरह से उन्होंने हरासा किया, थ्रेट किया कि किसी की जरूरत नहीं हुई कि वो वहाँ पर वीडियो बना सकें। और ये जो झूठ बोला जा रहा है कि उनको हॉस्पिटल, ये वो वहाँ पर जब ये हादसा हुआ देखने वाले बताते हैं कि उन्होंने ये कर्ब, ये अजियत, ये दुख अपनी आंखों से देखा, उनका सांस निकलते हुए। इन्होंने तो ये भी नहीं किया कि उनको उठा के अपनी गाड़ियों में शिफ्ट कर देते, बल्कि ये तो वहाँ पर खड़े होकर लोगों को थ्रेट करते रहे। तो ये बिल्कुल गलत बयानी कर रही हैं, बिल्कुल झूठ बोल रही हैं कि जैसे इनको बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई, ये बड़ी अजियत में थे। ये बिल्कुल गलत बात है। इन्होंने वहाँ पे लोगों को हरासा किया है, थ्रेट किया है और कहा है कि कोई बंदा आगे आया तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और वो रिपोर्टर अपने बहुत से इंटरव्यूज़ में ये बात बहुत अच्छी तरह बता चुके हैं। लेकिन जैसे आपने कहा, बहुत अफसोस की बात है कि 4 लोगों की जानें चली गई और 50,000 रुपये पे उनको जमानत मिल गई। मचलका उनका राना साहब, मैं बहरहाल ये क्योंकि एक अदालत है और हम अदालत का एहतराम करते हैं, मैं कोई इस तरह की बात था जिसमें खुदा न खास्ता अदालत में की तौहीन हो या उनकी इंटेग्रिटी पर कोई सवाल उठाया जाए। लेकिन मैं सोशल मीडिया देख रहा था, लोग ये बड़ा सवाल कर रहे हैं कि इतनी अमूमी तौर पर जो ज़मानत होती है बुरी, वो 2-4 दिनों की होती है, इतनी लंबी तारीख। कुछ लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इस टाइम को वो इस्तेमाल करेंगे। लवाहकीन को अमूमी तौर पर ये होता है कि जब कोई बड़ा आदमी, और कशमाला तारिक साहबा के पास तो बड़े पैसे हैं, 12 करोड़ का सुराग तो अभी लगाया उन्होंने ख्वाजा आसफ के पैसों का। इसके अलावा जो अभी उन्होंने नई शादी की है वो भी करोड़ों, और पता नहीं पीछे क्या क्या कहानी है, कितना इनके पास पैसा है। तो उनका मुंह बंद करने की कोशिश करेंगी, गरीब आदमियों को डराने की कोशिश करेंगी, उनके खानदानों को पैसे देके मैनेज करने की कोशिश करेंगी ताकि जिस वक्त फिर अदालत में आए तो कहें जी कि हमारा तो राजीनामा हो गया। ये सब कुछ इसको वो इस तरह से इस्तेमाल कर सकती है ना राना साहब? जी समी साहब, बात ये है, देखें ये बहुत ही दिल खराश वाक़या है। 3-4 नौजवान अपनी ज़िंदगी की बाजी जो हार गए, बहुत ही तकलीफ़ दह बात है समी साहब। और वो मासूम बच्चे अपने इंटरव्यू देने के लिए आए थे, उनको मौत के मुंह में धकेल दिया गया। और उसके बाद बजाय इस पे के उस पर शर्मिंदगी का इजहार किया जाए, उस पर नदामत का इजहार किया जाए, बड़ी मीडिया को ब्लेम किया गया और झूठ बोला गया, ब्लेम करते हैं और साथ कहते हैं कसूर हमारे ड्राइवर का भी था, उनका भी था। यानी शर्म आनी चाहिए इस किस्म की गुफ्तगू करते हुए कि 4 लोगों की जान ले ली। आपके इस शौक़ ने, तेज़ रफ्तारी के शौक़ ने आपके साहबजादे की, जो अब हम नहीं कह रहे, वो जो ज़ख्मी जिसने मौके पर सारा कुछ देखा, उससे ज़्यादा मुस्तनद शहादत तो किसी की नहीं हो सकती। बिल्कुल। अच्छा राना साहब, मैं एक बात, मुझे ये बात बताइए कि 4 आदमियों को इस तरह गाड़ी ने मारा होता और किसी आम आदमी की वो गाड़ी होती तो वो बंदा इस तरह 50,000 की जमानत पर रिहा होता। और ये मैं तो कल भी कह रहा था, खुदा के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप वो मोतसिब के ऑफिस पे हैं, उसका पास इख्तियार है, वो पूरा अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रही है इस वक्त चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये इंसाफ दिलाने के लिए ज़रूरी है कि उनको काम करने से रोका जाए, उनको दफ्तर आने से रोका जाए, उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले लिए जाएं और उनको कहा जाए जब तक ये, क्योंकि वो खुद उस गाड़ी में मौजूद थी जिसने ये सब कुछ किया या उस काफिले में थी, तो इनको इख्तियार ही नहीं है, इनको नहीं होना चाहिए
ये तो अपने ओहदे का, अपनी ताकत का। और ये देख लें, आम आदमी, ये इस्लामाबाद पुलिस, इन्होंने 17 गोलियां मार के एक बच्चे को यहां पर सत्ती को सड़क पे मार दिया, और वो क्योंकि गरीब का बच्चा था। ये पुलिस, ये सारा इंतजाम, मैं वज़ीर आज़म से पूछता हूं, ये है रियासत मदीना वज़ीर आज़म? आप बताइए, ये इस्लामाबाद में हो रहा है। आपने अगर नोटिस लिया है तो आप हटाएं उस खातून को। ये कातिल खुलेआम फिर रहे हैं, प्राइम टाइम पे वो आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम बेगुनाह हैं, और फिर घटिया इल्जाम मीडिया पे लगा रहे हैं। कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं राना साहब। नहीं समी साहब, देखें ना, ये इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ गलत बयानी और क्या हो सकती है। कहा जाए कि जी मीडिया भाई, क्या ये वाकया झूठ है? क्या ये जख्मी बच्चा झूठ बोल रहा है? 12 करोड़ की जो कहानी नैब ने दी वो मीडिया ने घड़ी। ये 4 बंदे जो मरे ये मीडिया ने घड़ी। और माजी की कहानियां वो जो सोशल मीडिया पर आपकी ऑडियोज पड़ी हुई हैं, मैं वो सुनवाऊं, वो मीडिया ने की हैं। इससे पहले जो असेंबली में आप होता रहा, आप चाहती हैं कि वो सब कच्चा चट्टा हम सामने खोल के ले आए। खुदा के लिए कुछ रहम करें। ये ताकतवर लोग इस मुल्क में गरीबों को इस तरह कुचलते नजर आ रहे हैं, जानवरों से भी उनको बदतरीन ख्याल करते हैं। इससे शेम राना साहब, इससे शेम। ये समी साहब देखें, कल भी हमने ये गुजारिश की थी कि इस मामले को इस तरह नहीं जाने देना चाहिए। इस बारे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि वो इसका फौरी तौर पर नोटिस लें, और ये मामला जो है इसकी पूरी तह तक जाना चाहिए कि किस तरीके से उन गरीब बच्चों का खून किया गया। समी साहब, ये इस बात का लाइसेंस किसी को नहीं दिया जा सकता कि वो सड़क पर गाड़ी लेकर निकले और लोगों की जानों से खेलता फिरे। ये एक अजीब तमाशा है इस मुल्क में लगा हुआ, और अभी तक आप देखें किस तरह मौका फराहम किया गया। देखिए, अबूरी ज़मानत जो होती है समी साहब, वो तो कोई जाता है बंदा तो अदालत में जो कानूनी तौर पर होता है कि अबूरी ज़मानत किसी को मिल जाती है, लेकिन उसको मौका फराहम किया गया, मौके से फरार होने दिया गया। पुलिस ने दिया उसको मौके से फरार, कि उसको अगर गिरफ्तार कर लिया जाता तो वो ना होती क्या बुरी जमानत उसकी, लेकिन उसको मौका फराहम किया गया। सदीक जान, आप क्योंकि ब्लॉगर्स भी हैं, आप हुकूमती लोगों के नज़दीक भी रहते हैं, इंफॉर्मेशन आपके साथ उनकी गुफ्तगू रहती है, ये बताइए कोई दर्द दिल नहीं है वहाँ पर? इसको कोई इस तरह से देख रहा है जैसे हम बात कर रहे हैं कि वो गरीब, वो 4 बच्चे, वो किसी के बच्चे थे, उनके ख्वाब थे, उनकी ज़िंदगियाँ थी, वो जो 3 मासेरा से आए थे, क्या सोच के आए थे? क्या वो ये डिज़र्व करते थे कि किसी जानवर की तरह उनको, जानवरों को भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि आप सड़क पर मार दें? कोई किसी के दिल में कोई दर्द है? चलिए, मैं चाहूँगी सिद्दीक आप इस सवाल का ज़रूर जवाब दें, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है। जब ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, आप सवाल करें। जी, मैं सदीक जान से मैंने सवाल किया। सदीक जान साहब, मुझे वो उसका आप जवाब दें। कोई दर्द दिल कहीं पर आपने देखा? नहीं समी साहब, अभी तक तो हमें कहीं पे एक वो दर्द दिल नज़र नहीं आया, वो संजीदगी नज़र नहीं आई जो कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं इस हुकूमत के साथ, इन हुक्मरानों के साथ, इन ज़िम्मेदारान के साथ। हमें कहीं पे कोई संजीदगी नज़र नहीं आई। उसकी सबसे बड़ी तो यही आप देख लें कि अभी तक मुकम्मल CCTV फुटेज सामने नहीं आ रही। अभी फोरेंसिक नहीं हुई, यानी आप जो स्पीड है उसका बिल्कुल फोरेंसिक कर सकते हैं कि वो जो किस स्पीड पर गाड़ी आ रही थी। वो जो CCTV फुटेजेस हैं, वो कल कशमाला साहबा कह रही थी कि वो IG साहब ले गए, DIG साहब ले गए। क्यों ले गए? उसमें टेम्परिंग के लिए ले गए। आप मीडिया को रिलीज़ करें, आप लोगों को बताएं ये एक ऐसा केस है। और मैं फिर एक दफ़ा उस नौजवान का बयान आपको सुनवाना चाहता हूँ जिसके साथ ही चले गए। वो ख़ुद भी, उसकी हालत बड़ी ख़राब है। इस हालत में कोई बंदा गलत बयान नहीं दे सकता। सबसे ऑथेंटिक इस सारी सूरत हाल में ये बयान है। इंतज़ामिया को चाहिए कि वो इस बयान की रोशनी में सब कुछ करे। पाकिस्तान के लोगों की भी यही डिमांड है कि इस बयान की रोशनी में तहकीकात हो, और वो जो आके वो जो मगरमच्छ के आंसू और वो जो एक झूठी अदाकारी जो की जा रही है TV पर आके, आप गुमराह होने की किसी को ज़रूरत नहीं है। सुनिए ज़रा उस बच्चे का बयान, मैं फिर आपको दिखाना चाहता हूँ। अब ये कह रहे हैं हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। सदीक जान, जैसे राना साहब कह रहे थे, IG पुलिस, वहाँ का जो DIG ऑपरेशंस है, यहाँ जो SP है, क्या वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि उन्होंने मुल्ज़मान को घर जाने दिया, उनको मौका फराहम किया कि वो जाके अबूरी ज़मानत करवाएं अदालत से? ये तो मिली हुई है सारी पुलिस, ये पुलिस, ये IG और ये जो DIG ऑपरेशंस और ये सब लोग जो हैं, इनके बारे में एक बड़ा सवालिया निशान नहीं है? इन्होंने अपनी कब्रों में नहीं जाना? ये कौन लोग हैं सदीक जान?
देखें समी साहब, काजी जमील रहमान साहब जो आईजी हैं, बिल्कुल ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। उसकी रीज़न ये है कि अगर कोई आम बंदा होता, कोई आम पाकिस्तानी होता और उससे कोई इस तरह का जुर्म, इस तरह का क्या कोई आम से जुर्म हुआ होता, तो उसको तो गाड़ी में उल्टा डालकर और ये ले आते। हमारी पुलिस के लिए कोई मसला नहीं था गिरफ्तार करना उसको। हमें हर हाई प्रोफाइल केस में ऐसे ही किया जाता है, उसको पूरा टाइम दिया जाता है, वो अदालत से रजू करे, और जो पैसे वाला जो भी होता है उसको भी पूरा यकीन होता है, एतमाद होता है कि उसको पूरे मेरिट के पे मबनी, इंसाफ पे मबनी उसको जो है वो ज़मानत मिल जाएगी। बड़ा वकील किया जाता है, उसको पेश किया जाता है, ज़मानत ले ली जाती है। नहीं, फिर एक सवाल तो यहाँ पर है ना, कहाँ है वो वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं आके, मैं गरीबों का हूँ, गरीब मेरे हैं, और वो गुफ्तगू में कहते हैं कि नाई का नाम लेंगे, पटवारी का नाम लेंगे, गली के फलां चौकीदार का नाम लेंगे। आप वज़ीर दाखिला हैं, आप आईजी पुलिस को पूछ नहीं सकते कि ये उसने ये क्यों किया? और मैं तो हैरान हूं, नाम है उनका काजी जमीलुर रहमान, काजी, ये वो अपने नाम का ख्याल कर रहे हैं। और शेख रशीद साहब आप जवाब दें, आप वजीर दाखिला हैं, कहां गायब हो गए? आपका काम कोई सिर्फ अपोजिशन के जलसे हैंडल करना नहीं है। यहां पर मासूम लोग आपकी टेरिटरी में मारे गए, कहां हैं आप? नजर ही नहीं आ रहा। सदीक जान, आपने सुना कहीं शेख रशीद को बात करते हुए? बिल्कुल नहीं सुना। और वो हमें रोज़ आजकल बताते हैं कि इतने कैमरे ठीक हो गए, इतने कैमरे काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी फुटेजेस कहाँ हैं? जो भी इस्लामाबाद में वाक़या होता है उसकी फुटेज नहीं आती। और बहुत ही अफसोसनाक, उसामा सती के कत्ल से लेके इस वाक़े तक अभी तक, तो अगर इस्लामाबाद में समी साहब ये हालात हैं तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं दूर दराज इलाकों में पुलिस अवाम के साथ क्या करती होगी और किस तरह से अफसोसनाक है जी। राना ताहिर साहब, मुझे ये बताइए, शेख रशीद साहब, मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन इतनी मायूसी हुई है कि आप वज़ीर दाखिला हैं, इस्लामाबाद में इतना बड़ा वाक़या हुआ और आपने आईजी पुलिस को नहीं पूछा, आपने डीआईजी ऑपरेशंस को नहीं पूछा, आपने दूसरे पुलिस एहलकारों को नहीं पूछा कि ये क्यों नहीं आपने इसको गिरफ्तार किया, क्यों ये अपने घर जाने दिया, किसने मौका दिया कि वो बुरी ज़मानत करवाएं जाके, उस चीज़ का वो उसका बेनिफिट ले सकें, उसका एडवांटेज ले सकें? क्या ये वज़ीर दाखिला शेख रशीद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती राना साहब? जी समी साहब, बिल्कुल वज़ीर दाखिला की ज़िम्मेदारी बनती है। शेख रशीद साहब को तो चाहिए था कि वो सबसे पहले वहाँ पर जाते, उन बच्चों के घरों पर जाते, उनके लवाकिन से बात करते, और ये जो ज़ख्मी पड़ा है नौजवान, इसके पास जाते और ख़ुद हक़ाइक़ मालूम करते कि क्या। देखिए मैं आपको बताऊँ समी साहब, वो जो उसामा सती की बात की है अभी सदीक जान ने, उसामा सती के कत्ल में पुलिस वाले मुलव्वस थे, लेकिन पुलिस वाले बच नहीं सके, वो नौकरियों से भी गए, कत्ल के मुकदमात में जेलों में भी हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें 4 लोगों को मार दिया गया और मारने वाले जो हैं वो फिर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वो मजाक उड़ा रहे हैं, टीवी पे आके मीडिया को झूठा कह रहे हैं, टीवी पे आके मीडिया ट्रायल हो रहा है। ये जिनके वो अभी आपने बच्चे की आवाज़ सुनी, उसको झुठला रहे हैं और कह रहे हैं उनकी भी गलती थी, हमारी भी गलती थी। और मीडिया, मुझे बताए ना, मासेरा में जो लोग, बच्चे जो हमारे बेचारे कब्रों में चले गए, जिनके क्या हसीन ख्वाब थे, किसी ने उनके लवाहिकीन को कुछ दिखाया, कुछ चलाई फुटेज, उनका दुख किसी ने बयान किया? वो इंसान नहीं है, ये सिर्फ शहरों में बसने वाले इंसान है। ये कितना जुल्म है राना साहब। नहीं समी साहब, ये देखें, मैं अभी भी कहता हूँ कि वज़ीर दाखिला को चाहिए कि वो देखें कि इस मामले में ये ताख़ीर क्यों हुई है और क्यों ज़िम्मेदारों को पकड़ा नहीं गया। ये नौजवान जो है चश्मदीद गवाह भी है और विक्टिम भी है। इसके बयान को आगे बढ़ाते हुए अब इस्लामाबाद पुलिस के लोगों ने तो जो तफ्तीश करनी थी उसका नतीजा तो सामने आ रहा है। अब शेख रशीद साहब को चाहिए कि फौरी तौर पर एक JIT बनाएं जो इस वाक़े की तह तक जाए कि किस तरीके से गुमराह करने की कोशिश की गई लोगों को, कि भाई अपने आप को मासूम साबित करने के लिए, और वो जो मज़लूम हैं, जो 4 लोग मारे गए बेचारे, उनका भी बताया जा रहा है कि जी कसूर है। तो इस बारे में समी साहब हक़ाइक़ का सामने आना और मुल्ज़िमों का पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। सदीक जान, राना साहब, मैं एक सिर्फ बात कहूँगा बहुत डर के, मेरा अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो लोग दीन को बेचते हैं, कुरान की आयत को बेचते हैं अपने मकासद के लिए, उनके साथ भी अल्लाह ताला पूरा हिसाब करेंगे। तो अगर आपने रियासत बनानी है मदीना की, अगर आपने रियासत बनानी है इस्लामी, और अल्लाह के दीन का हवाला दे के आप बात करते हैं, तो खुदा के लिए जो इंसाफ का तराजू है उसको पूरी तरह थाम लें। उसमें ये मत देखें कि कौन कितना बाअसर है, कितना ताकतवर है।
आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। बहुत उम्मीदें हैं इस लीडरशिप से पूरे पाकिस्तान को, और हर केस जो है वो टेस्ट केस है। इससे पहले साहिवाल के नज़दीक बेगुनाह लोगों को मारा गया, किसी को कोई सज़ा नहीं मिली, उसको भी ये कह के खामोश करा दिया गया कि पता नहीं क्या था क्या नहीं था। चेक दे के लोगों के मुंह बंद कराने की कोशिश की गई। अल्लाह से डरें, अल्लाह की पकड़ से डरें। दुश्मन हमारी तरफ है। हमने अभी इस प्रोग्राम में स्टोरी की है, 18 बिलियन का वो असला ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम क्यों कर उनका मुकाबला कर सकते हैं? किस तरह? सिर्फ अगर हमारे दिलों में नामूस रिसालत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर मोहब्बत हमारे दिलों में है। और मैं आपको बताऊं, मैं ये दिल से बात कह रहा हूँ, मुझे खादम हुसैन रिजवी, मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ, उनकी गुफ्तगू सुनता हूँ। आज भी प्रोग्राम में आने से पहले मैं ये सुन रहा था उनको, और इंशाल्लाह चलाएंगे हम आने वाले दिनों में। अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त आपके दिल में नहीं है, वो नामूस की इज़्ज़त आपके दिल में नहीं है, तो फिर कोई हम दुश्मन से भी नहीं बच सकते। और ये मुआशरा भी इसी तरह, यहाँ पे ये जो इतना जुल्म हो रहा है, खुदा की खुदाई अगर हरकत में आएगी तो कोई भी इससे नहीं बच सकेगा। सदीक जान, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, असल में मामला अब ज़्यादा हम अदालत से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे अपने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा किया। और मैं तो समी साहब ये भी कहूँगा कि हमें किसी प्रोग्राम में ज़रा इन कवानीन पे भी बात करनी चाहिए कि ट्रैफिक हादसात के हवाले से जो कवानीन हैं उनको भी अपडेट होना चाहिए, उनको भी सख्त होना चाहिए। ये तो 4 लोगों को जो है वो इस तरह से उनकी जान ली गई, 40 लोगों की भी जान ले ली जाए किसी हादसे में, कोई सज़ा किसी को नहीं मिलती। इस हवाले से भी हमें बात करनी चाहिए कि कवानीन सख्त होने चाहिए, और जो कवानीन मौजूद हैं उन पर अमल दरामद भी होना चाहिए, और इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। और इस तरह के ताकतवर लोग जो गरीबों को कुचल के और उसके बाद आगे से धमकियाँ भी देते हैं, ब्लैकमेल भी करते हैं, उनको तो सबसे पहले और ज़रूरी है पकड़ना। चलें जी, ठीक है, आज के प्रोग्राम से अब हमको इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।